तो हम लोग पढ़ रहे थे ल्हासा की ओर। इसके आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। दहाड़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त दहाड़े के ऊपर जा पहुँचे। क्या क्या? एक जगह चाय पी और फिर वहाँ पहुँच गए दहाड़े। ठीक है। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे थे। समुद्र तल से कितने ऊंचे थे? 17-18 हजार फीट। हमारी दक्षिण तरफ पूरब और पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले थे। भीट की और दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी उसमें कुछ भी पहाड़ों में जैसे घास वगैरह उगती है वो बिल्कुल भी नहीं थी, यानी वो बिल्कुल साफ थे सब। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी न किसी तरह की हरियाली। कहा ना कि न सफ़ेदी बर्फ था न तब सूखे हुए पहाड़। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर दाढ़े के देवता का स्थान था। दाढ़े के देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगें और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। इससे ठीक है। अब हमें बराबर उतराई पर चढ़ना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, कुछ दूर मुश्किल थी, लेकिन उतरना बिल्कुल नहीं। ऊपर चढ़ने में कठिनाई होती है ना, लेकिन उतरने में कोई कठिनाई नहीं होती है। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। घोड़ा क्या होता है? स्लो हो गया, लेकिन उसने उसको नहीं कुछ कहा। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। बहुत स्लो चलेगा तो पीछे तो हो जाएगा ना, तो वो बहुत ही पिछड़ गया। मैं दैनिक वास्तव की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। क्यों? क्योंकि वो बहुत पीछे हो गया था। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया, यानी गलत रास्ते पे चला गया। आगे एक घर में पूछने पे पता चला रणकोर का रास्ता दाहिने वाला है। मैंने बताया ना कि वो गलत हो गया, बाएं रास्ते में, जबकि उसको किस में जाना था? दाएं रास्ते में जाना था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, वापस आया बाएं से और फिर उसको उससे सही रास्ते से गया। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। वो तो ऐसे ही फेस उनका एकदम लाल होता है, अब गुस्से में और लाल हो गया। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा क्या कसूर है ना? देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है वह उतनी जल्दी शांत हो जाता है। जो लेखक का दोस्त था उसको जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी ही शांत हो जाता था। रणकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान मीन्स जो लोगों के यहाँ जाके वो ठहरते हैं। पहले चाय सत्तू खाया। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। थुप्पा मीन्स होता है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ
साथ पतली लेई की तरह पकाया हुआ खाद्य पदार्थ यानी खाना, भोजन। ठीक है, अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिहरी समाधि गिरी। ओके, आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली छिड़ी पत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते हैं थे। ठीक है, गंडा पता है आप लोगों को क्या होता है? गंडा मीन्स होता है आपका मंत्र पढ़कर काट लगाया हुआ धागा या कपड़ा। जो बोध गया से वो कपड़ा लाते हैं, वो खत्म हो जाता है अगर, तो उसको फिर से दोबारा दूसरे कपड़े में ऐसे काट लगाकर बना लेते हैं। ठीक है, मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उससे कहा जिस गांव में ठहरना हो उसे भले ही गंडे बांध दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भैया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। यानी वो कह रहा है कि सुबह प्रातः काल ही चल देते तो अच्छा होता, अब बहुत तेज धूप में मुझे चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है, ललाट लिया आपका। ठीक है, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिहरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहता था। उसके परिचित तो थे, लेकिन वह और एक यजमान से मिलना चाहता था, लेकिन वह इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों की से बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। बेकार में काम करने के लिए खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमस्ते बड़े भक्त यानी बहुत अच्छे पुरुष हैं, बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन, ठीक है, की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वहाँ के मंदिर में क्या था? कंजूर यानी बुद्ध के वचन, जो बुद्ध जी ने वचन दिए थे, उसकी हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ यानी किताबें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, जोने के बारे में पूछा, सॉरी। अब पुस्तक के भीतर था, इसलिए मैंने
जाने के लिए कह दिया। लेखक क्या करने लगा, पुस्तक पढ़ने लगा, उसको अपने मित्र सुमति को जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा था 2 दिन तो 3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। मुझे लगा कि वह 2-3 दिन बाद आएंगे, लेकिन वह उसी दिन चले आए। टिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमस्ते से विदाई लेकर चले गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको पढ़िएगा। जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, समझ में नहीं है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको सेंड कर देंगे। ओके, गुड बाय।